नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा आप सभी का एक और सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ सेम सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023-24, टुडे वी आर कवरिंग चैप्टर नंबर 17। आज हम चैप्टर 17 दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इसको कवर करेंगे। बट बिफोर कमिंग टू दिस चैप्टर, अगर आप पिछले वीडियो को देखा है तो हमारा थोड़ा सा पोर्शन लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर ऑन पंचायती राज इसका बचा हुआ था, तो पहले इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना आज का चैप्टर 16 को स्टार्ट करेंगे और फिर कंप्लीट भी करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब देखते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज सिस्टम, ऑल यू नो दैट 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है PRIs की। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के संबंध में बात 11th शेड्यूल बात करता है, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। अब जब पंचायती राज इंसर्ट किया गया था तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 3 टियर स्ट्रक्चर में क्रिएट किया गया था। 3 टियर स्ट्रक्चर कौन कौन से? जैसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जिला परिषद, यानी 3 स्टेज पर पंचायत को क्रिएट किया गया था। फर्स्ट थी हमारी पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। सेकंड, पंचायत एट ब्लॉक लेवल, जिनको हम BDC ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी या फिर नगर समिति भी कहते हैं। पंचायत समिति भी इनको हम कहते हैं। तीसरा हमारा था पंचायत एट विलेज लेवल, जिसको विलेज पंचायत कहा था। ठीक है, तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है पंचायती राज का। तो अगर इस 3 स्ट्रक्चर की बात हम हिमाचल में करें, हिमाचल में भी सेम पंचायती राज फंक्शन कर रहा है। तो हिमाचल में क्योंकि कितने ज़िले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए जिला परिषद का नंबर कितना होगा? 12। तो हिमाचल में 12 जिला परिषद का नंबर है। पंचायत समिति यानी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, ब्लॉक के लेवल पर जो पंचायतों का कॉम्बिनेशन से एक पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पर जो बनाई जाती है वो कितनी है? 81। और ग्राम पंचायत जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, ग्राम सभा के ऊपर वाली यूनिट, वो है हमारी 3615। तो 3615 ग्राम पंचायतें हैं हिमाचल में PRI के अंडर, और 81 ब्लॉक समिति, ठीक है, और 12 जिले हैं हमारे, इसलिए 12 जिला परिषद की समितियां हैं। ठीक है, अब जो हमारे PRIs है इनको ग्रांट मिलती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसने टोटल 332 करोड़ सैंक्शनड किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। अब जैसे न्यू पंचायत घर अगर कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए प्लान बनाया गया है, जिसके तहत पंचायत घर के लिए 1.14 करोड़ पैसे सैंक्शन कर दिए गए हैं। उतना हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला नंबर कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है PRI का हिमाचल में। ओके। अब रिवैम्प राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था। रिवैम्प राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसके तहत जो ऐड मिलनी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, उसमें से 67 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में मिल गई है सरकार को। अब सरकार ने कुछ एक जो डेली वेज वर्कर है
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे कुछ एक वर्कर्स जो काम करते हैं उनके लिए सैलरी कुछ एक डेली जो वेज होती है उसको इंक्रीज कर लिया गया है। तो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग है, आप देख सकते हैं। जैसे जो पंचायत चौकीदार है उसको डेली वेज पर पहले 350 मिल रहे थे, अब 375 मिलेंगे। जो मंथली रेम्यूनरेशन मिलता है पार्ट टाइम पंचायत चौकीदारों को वो पहले 6200 मिलता था, अब मंथली 67 कर दिया गया है। और जो मंथली ऑनरेरियम है जो टेलरिंग टीचर्स है ग्राम पंचायत के लेवल पर, उनको पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे उनको 8000 मिलता था, अब उनको 85,000 मिलता है। हालांकि मुझे ये सैलरी वाला कंपोनेंट उतना इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगता, बट आप एक बार फिर भी इसमें नज़र मार सकते हो। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात करी गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। गरीबी को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है और लगभग 10 के आसपास इंडिकेटर्स है। उन 10 इंडिकेटर्स के बेस पर ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, वर्ल्ड लेवल पर भी और इंडिया लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर इसको UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इसको एस्टेब्लिश करता है और इंडिया के लेवल पर इसको जो नीति आयोग है वो नेशनल लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करता है और इस इंडेक्स को फिर निकालता है। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जैसे आपको 2 डाटा देखने को मिलेगा। पहले एक डाटा होगा हिमाचल वाला और दूसरा डाटा होगा इंडिया लेवल का, ठीक है जी। तो जैसे पहले नेशनल लेवल का डाटा देख लेते हैं, उसके बाद हिमाचल का डाटा देखेंगे ताकि अच्छे से हम इसको समझ सकें। ओके। जैसे नेशनल लेवल पर अगर हम इस डाटा की बात करें, इस एस्टीमेट की अगर नेशनल लेवल पर बात करें, पहले नेशनल लेवल पर बात करेंगे उसके बाद हम हिमाचल की बात करेंगे। हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले नेशनल लेवल का जो MPI डाटा है वो देख लेते हैं। तो जो रिपोर्ट आई है रिसेंट ऑन नेशनल MPI, नेशनल मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, ये बेस्ड है हमारी NFS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के ऊपर। जो नेशनल हेल्थ सर्वे 5 है 2019 से 21 तक का, ये हमारा लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। इसके बेस पर ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है इंडिया में वो डिक्लाइन हुई है 29% इन 2013-14 से 11.28% इन 2023। यानी 2013-14 में इंडिया में पॉवर्टी 29.17 थी और वो अब घटकर 2022-23 में रह गई है 11.28%। यानी टोटल पॉपुलेशन है उसका 11% अब 2022 और 23 में अभी भी पॉवर्टी में है, ठीक है जी। तो ये बात कर रहा है कि जो 2013-14 और 22-23 के बीच में लगभग 24 करोड़ लोगों को सरकार ने अलग अलग पॉलिसी के माध्यम से अपलिफ्ट किया है पॉवर्टी से। ओके। और अगर सेम, ये तो हमने नेशनल कंटेक्स्ट में देखा, अब अगर हम सेम हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करें तो हिमाचल में 2013-14 में जो पॉवर्टी थी टोटल पॉपुलेशन की वो 10.14% पुअर थे हिमाचल में 2013 में। अब आज के टाइम पे 2022-23 में ये पुअर लोगों की संख्या घटकर रह गई है 3.88%। तो एक अच्छी बात है कि पॉवर्टी काफ़ी लेवल तक हिमाचल में घट गई है। 2013-14 में 10.14% थी और 22-23 में 3.88% रह गई है। तो यानी जो ये रिडक्शन हुआ है 13-14 से 22-23 तक, इसमें 4.67 लाख इस टाइम पीरियड में पॉवर्टी से बाहर आए हैं हिमाचल में, ठीक है। अब जैसे एक और बात करी है नेशनल लेवल पर कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में अगर किस स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से निकाला है,
तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 5.94 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला है बाहर। सेकंड नंबर पर है बिहार जिसने 3.77 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश जिसने कि 2.30 पॉपुलेशन को, पीपल को पॉवर्टी से अपलिफ्ट करके अच्छा उनको लाइफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है। ठीक है जी, तो ये बात करी हमने नेशनल और हिमाचल लेवल की। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करी गई है जब, तो यहाँ पे हेड काउंट रेशो एमपीआई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले एमपीआई को कैलकुलेट किया जाता है कि जो हेड काउंट रेशो है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इंटेंसिटी से। तो हिमाचल में हेड काउंट रेशो है 4.93% पॉपुलेशन। इसको 4.93 को मल्टीप्लाई किया जाएगा इंटेंसिटी, यानी ए जो इंटेंसिटी कितना है 40, तो 4.93 इंटू 40 जो भी ये स्कोर आएगा, स्कोर क्या आया 0.023, ये बना हिमाचल का एमपीआई स्कोर, एमपीआई इंडेक्स का स्कोर। तो सारी चीज़ें प्रीलिम्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिमाचल का एमपीआई स्कोर, हिमाचल की हेड काउंट रेशो, इंटेंसिटी और कितने परसेंट पॉपुलेशन को हिमाचल ने 13-14 के बाद 22-23 में बाहर निकाला। इतना हिमाचल के कंटेक्स्ट में, और दूसरा है आपका जो नेशनल लेवल के कंटेक्स्ट में है। अब एक टेबल दिया गया है यहाँ पे। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एमपीआई की हमारी दोनों लेवल पे एमपीआई का डाटा दिया गया है, रूरल और अर्बन लेवल का डाटा, कि अर्बन लेवल पर एमपीआई का क्या स्कोर है, कैसा परफॉर्म किया है, और रूरल लेवल पर कैसा परफॉर्म किया है। तो जैसे दो डाटा है, सबसे पहले रूरल लेवल का देखते हैं, और 2019 से 21 और 2015 से 16। जैसे 2015 से 16 में 8.21 थी हेड काउंट रेशो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, अब वो घट कर रह गई है 5.23। इंटेंसिटी 39.29 थी, अब वो घट के रह गई है 39.46। और इस हिसाब से एमपीआई स्कोर जो पहले 0.032 था वो अब 0.021 रह गया है। सेम अर्बन एरिया में है, पहले 2015-16 में हेड काउंट रेशो 1.76 था और ये अब 2.96 हो गया है। इंटेंसिटी 47% थी, ये अब 49 हो गई है। और एमपीआई स्कोर जो पहले 0.007 था वो अब 0.015 रह गया है। तो हमारे लिए हालांकि इम्पोर्टेंट ये वाला डाटा होगा 2019-20 वाला। इस डाटा को बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखना, याद रखना ही पड़ेगा आपको। हेड काउंट रेशो भी, इंटेंसिटी भी, एमपीआई भी सेम, दोनों बोथ अर्बन और रूरल एरिया के लिए। ओके, अब एक और टेबल दिया गया है यहाँ पे। इस टेबल को आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला टेबल हमारा, इस टेबल को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन पॉवर्टी है, पॉवर्टी के अंडर है, वो दिया गया है हिमाचल का डाटा। अब दो डाटे दिए गए हैं यहाँ पे, एक है जो 2019-21 का NFS 5 वाला डाटा है, 2019-21 का यानी लेटेस्ट डाटा, और एक है पुराने वाला डाटा NFS 4 वाला 15-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो वाला डाटा। अब हमारे लिए रेलिवेंट है इस टाइम वाला डाटा, यानी जो 19 और 20 वाला डाटा है, लेटेस्ट डाटा, क्योंकि यही है। बट क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करा गया है, इसीलिए सारा डाटा तो याद नहीं रखना, बट एक हल्का सा जो पैटर्न शिफ्ट हुआ है वो आपको ध्यान देना है। जैसे 2015-16 में कौन से टॉप के टू डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पुअर थे, और फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ पुअर थे, पहले 2015-16 में। और फिर हम देखेंगे कि आज के टाइम पे कैसी है, 2019 में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पुअर है, कहाँ पे सबसे कम पुअर है। दूसरा तीसरा फिर हम देखेंगे कि जो पैरेलल कंपैरिजन करना है ना हमने,
कि जो 2015-16 में था उसमें उस टाइम पे जो पोजीशंस थी उनमें से किसने इम्प्रूव किया है, किसने अपने आप को टॉप 3 से टॉप 2 पुअर डिस्ट्रिक्ट से हटा करके वहाँ से वापस ले आया है और कहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। तो वो आप डाटा से देखो जो ऊपर वाला होगा ना आपको जो लाइट जैसा कलर है ये होगा लेटेस्ट डाटा और जो नीचे वाला होगा आपका डार्क कलर है ये होगा पुराने वाला डाटा। पहले पुराने वाला डाटा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड डाटा 15-16 के डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पुअर थे तो वो कौन सा था आपका, ये देखिए आप, सबसे ज़्यादा थे आपके लाहौल स्पीति में और सेकंड नंबर पर कहाँ पे थे, सिरमौर में। अब देखते हैं उस टाइम पे सबसे कम कहाँ पे थे, सबसे कम थे आपके ये देखिए आप किन्नौर में। ठीक है, अब देखते हैं अभी वाले पे जो सबसे लेटेस्ट है। सबसे लेटेस्ट है आपका 2019 का। तो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पुअर कहाँ पे है, अभी के टाइम पे, सॉरी लाहौल स्पीति नहीं, ये पिछला आपका चंबा था। तो अभी के टाइम पे भी जो सबसे ज़्यादा पुअर है वो है हमारे चंबा में। तो पुअर सबसे ज़्यादा चंबा में है फर्स्ट रैंक पे। सेकंड है हमारा नंबर ऑफ पुअर में सेकंड नंबर पे लाहौल स्पीति। ठीक है, और सबसे कम पुअर कहाँ पे है, सबसे कम है शिमला में फर्स्ट और सेकंड नंबर पर किन्नौर। अब आपको मैं एक और ट्रेंड दिखाता हूँ जो पिछले और अभी वाला था। जैसे आप देखो कि पिछले टाइम पे जो सेकंड पोजीशन में था पुअर नंबर ऑफ पुअर में वो था आपका सिरमौर, बट सिरमौर ने अब काफ़ी इम्प्रूव करके लेटेस्ट डाटा क्या है 5.8 पॉइंट ही है। तो एक तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूव सिरमौर का हुआ है, पहले जो टॉप 2 से था उसने अपने आप को पीछे कर दिया है और काफ़ी कम रह गया है। दूसरा शिमला का इम्प्रूवमेंट है। शिमला देखो पहले 7.60 काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पुअर थे शिमला में, बट अब शिमला ने सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है और यहाँ पे अब 3.09% ही है। तो ये दो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। सबसे पहले अभी वाला ट्रेंड, पीछे वाला ट्रेंड रखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाला सिर्फ कंपैरिजन के लिए। तो अभी के लिए क्या है, शिमला में सबसे, अगर लेटेस्ट डाटा है तो शिमला में सबसे कम पुअर है, चंबा में सबसे ज़्यादा है। दूसरा, अगर प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे तो सिरमौर और शिमला का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है जी, तो ये था हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। So that's all in our chapter number 16, that is Panchayati Raj Institution. Now let's start chapter number 17, that is Housing and Urban Development. ठीक है जी, तो जब बात करूँ मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल ऐड किया गया था। अब जो दिक्कतें क्यों किया गया था, क्योंकि जो ग्रामीण लेवल की, गांव रूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उनको जो लोकल लीडर्स है, लोकल गांव के लोग हैं, वो ज़्यादा तरीके से एमिकली तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट अब आप एक चीज़ सोचो, क्या गांव वालों की ही लोकल समस्याएं होती है, क्या शहर वालों की लोकल समस्याएं नहीं होती? तो होती है। शहर में सीवरेज की दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट की है, पानी नहीं आ रहा है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। इन हर मुद्दे के लिए आप एमएलए या एमपी के पास थोड़ी ना जा सकते हैं, क्योंकि वही अभी तक विजिबल रूप है सरकार का। तो इसी पर्पज़ से और गांधी जी के इसी विचार को आगे बढ़ा करके सरकार ने जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐड किया तो उसके पैरेलल ही दूसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूप जो कि शहर सिटी के एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया उसको बोला गया अर्बन लोकल बॉडीज़। और इस चीज़ को ऐड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। तो जो 1992 में है 11वां और 12वां शेड्यूल साथ में ऐड करे गए थे। सिर्फ फ़र्क इतना था, 11वां शेड्यूल पंचायती राज यानी रूरल एरियाज़ में लगा और रूरल एरियाज़ के लिए इम्प्लीमेंट हुआ, और जो 12th शेड्यूल है हमारा सेम काम है, सेम चीज़ है, वो बस आपका अर्बन एरियाज शहर वाले एरिया के लिए लागू हुआ। अब जैसे हमारा पंचायती राज में 3 टियर स्ट्रक्चर था,
वैसा ही एक 3 टियर स्ट्रक्चर अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट में भी आपको देखने को मिलता है। हालांकि वो प्योर नहीं होगा जैसा पंचायती राज में था। यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो पहले तो मैं आपको 3 स्ट्रक्चर बताऊंगा जो यहाँ पे है उसी की तरह, बट यहाँ पे कुछ एक और भी होते हैं, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, वो सारे भी है, अलग अलग टाइप्स भी होते हैं अर्बन लोकल डेवलपमेंट की, जो कि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 के बारे में मेंशन करूँगा। सबसे पहले है जो कि आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि बड़ी सिटीज़ के लिए, बड़ी सिटीज़ की गवर्नमेंट के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है। और उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल सेकंड स्ट्रक्चर में, और तीसरे स्ट्रक्चर में आपकी नगर पंचायत। तो ये 3 लेवल पे आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज स्ट्रक्चर हिमाचल में और पूरे देश में। ठीक है जी। अब इन तीनों में अगर बात करें, जो बड़े बड़े शहर है उनके लिए होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हिमाचल में 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। 5 कौन कौन से है? जैसे आपका शिमला, धर्मशाला, ये लिखा गया है यहाँ पे, शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी एंड पालमपुर। शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर, ये 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और जो इसके बाद की म्यूनिसिपल काउंसिल है और नगर पंचायत है। अगर इन सभी का टोटल में हम बात करें अर्बन लोकल बॉडीज़ की, जिसमें तीनों की तीनों इंक्लूड है, कौन कौन सी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी, काउंसिल भी और नगर पंचायत भी। तो ऐसा नंबर कितना है? 60 अर्बन लोकल बॉडीज़ है। 60 में से 5 है हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी जो 55 है वो है हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल है कि हालांकि बिग स्मॉल सिटीज़ उनको म्यूनिसिपल काउंसिल, जैसे आपका नाहन, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, ठीक है, ये सारी म्यूनिसिपल काउंसिल है। और नगर पंचायत यानी जो ट्रांजिशन एरियाज होते हैं, ऐसे एरियाज जो कि फुली अभी तक अर्बनाइज नहीं हुए हैं, बट वो नॉन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी है। वो ना ही तो एग्रीकल्चर एरिया है, ना ही वो पूरी तरह से अभी सिटी बना है, बट वो सिटी बनने के डायरेक्शन में है, तो उनको बोला जाता है हमारा नगर पंचायत। ओके, अब एक सेंसस की बात करी गई है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज, अर्बन पॉपुलेशन, शहरी पॉपुलेशन की बात करी गई है। तो सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन शिमला डिस्ट्रिक्ट में है 24.7%। सेकंड नंबर पर टॉप 3 याद रखने आपको, सोलन में है 17.6% और थर्ड नंबर पर आपकी सिरमौर में है 10.8%। तो ये टॉप 3 ही आपको याद रखने हैं। टॉप 3 शिमला, सोलन, सिरमौर। और बॉटम में आप देखो लाहौल स्पीति और किन्नौर में 0% पॉपुलेशन है अर्बन एरिया की, यानी यहाँ पे कोई भी शहर वाले एरिया नहीं है, पूरा का पूरा रूरल एरिया है। और इन दोनों के बाद अगर बिलासपुर की मंडी की बात करें, कांगड़ा, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि तीसरे नंबर पर है बॉटम में, अगर इन दो को निगलेक्ट किया जाए रूरल अर्बन पॉपुलेशन के मामले में, यानी कांगड़ा में ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब देखते हैं एक स्कीम के बारे में, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो मैंने जब आपको रूरल नेशनल लाइवलीहुड मिशन पढ़ाया था, क्या था उसका मेन ऑब्जेक्टिव? टू सिक्योर लाइवलीहुड। हर एक तरीका, अलग अलग मीन्स से लाइवलीहुड सिक्योर करनी रूरल पॉपुलेशन की। सेम पॉलिसी अब अर्बन लेवल पर इम्प्लीमेंट करी गई है विद सेम एम एंड ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर लाइवलीहुड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, और अलग अलग तरीके से। और सबसे इफेक्टिव तरीका क्या था? सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करना। तो ऐसे 337 सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करे गए हैं जो कि लाइवलीहुड से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। 39 एरिया लेवल फेडरेशन एस्टैब्लिश किए गए हैं और 22 सिटी लेवल फेडरेशन एस्टैब्लिश करे गए हैं। ठीक है, ओके। अब वेंडर मार्केट
वेंडर मार्केट कंस्ट्रक्ट करी गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन और म्यूनिसिपल काउंसिल है, ये कॉरपोरेशन नहीं है, म्यूनिसिपल काउंसिल ऊना, क्योंकि ऊना म्यूनिसिपल काउंसिल है। तो इन दो म्यूनिसिपल काउंसिल में वेंडर जो ठेले होते हैं, वेंडर मार्केट एस्टेब्लिश करी गई है। ठीक है, अब एक स्कीम के बारे में बात करी गई है, पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम। स्ट्रीट वेंडर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है, ठेले वाले होते हैं गलियों में अलग अलग टाइप के, उन स्ट्रीट वेंडर को आप सब जानते हैं कि वो जब कोरोना आया था, कोविड-19 से बहुत ज़्यादा उनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट हुई थी। सब कुछ उनका तहस नहस हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम तक मार्केट बंद थी। अब इन स्ट्रीट वेंडर को फिर से एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी, पीएम स्वनिधि स्कीम, जिस स्कीम का एम था कि टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू दीज स्ट्रीट वेंडर्स। इन स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो फाइनेंस यानी छोटा लोन दिया जाएगा। तो इसी छोटे लोन के तहत जैसे कुछ एक फार्मर्स को छोटा लोन दिया गया है, जैसे अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10,000 लोन दे दिया गया है इस स्कीम के अंडर अलग अलग स्ट्रीट वेंडर्स को। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो राज्य की सरकारें हैं और यूनियन गवर्नमेंट है उनके बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना फाइनेंस कमीशन का ये काम होता है। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन है और ये रिकमेंडेशन 5 साल के लिए होती है, जो कि एडवाइजरी इन नेचर होती है। तो इस फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी ग्रांट्स दी है, ग्रांट्स यानी जो पैसा देते हैं, ठीक है, उसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज है हिमाचल में, और जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स है ये भी हमारा एक अर्बन लोकल बॉडी का टाइप है। तो जैसे छावनियाँ हिंदी में कहते हैं, हिमाचल में टोटल 7 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। तो इनको 2 तरह की ग्रांट्स दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। एक ग्रांट जो कि टोटल ग्रांट के 40% होती है, उसको बोला जाता है अनटाइड ग्रांट। आप ऐसा समझो, जो भी फाइनेंस कमीशन ने पैसा देना है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, उसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है आपका अनटाइड ग्रांट और दूसरा है टाइड ग्रांट। टोटल पैसे का 40% पैसा अनटाइड के अंदर दिया जाता है, 60% पैसा टाइड के अंदर जाता है। क्या डिफ्रेंशिएशन है? अनटाइड ग्रांट यानी इस पैसे को अनकंडीशनली जहां मर्जी खर्च करना चाहे वहां खर्च कर सकते हैं लोकल बॉडीज। बट जो टाइड पैसा है, इस पैसे को तभी दिया जाएगा जब कुछ एक टर्म्स और कंडीशन उन्होंने फुलफिल करी होगी फाइनेंस कमीशन की। यानी टाइड है आपका कंडीशनल पैसा कि अगर कुछ एक शर्तों को लागू किया तभी ये वाला पैसा मिलेगा, और अनटाइड पैसा है जो आपका 40% है, वो आपका अनकंडीशनल पैसा होता है। अब कुछ एक और स्कीम की बात करी गई है यहाँ पे, जैसे अमृत और अमृत 2.0। ये 2 स्कीम है, अगर आप पहले कभी पढ़ी होगी। अमृत स्कीम यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहर इलाकों को एक अच्छा ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। और जब ये इनिशियली अर्बन 1 स्कीम चलाई गई थी, इसके तहत 2 सिटी ऐड करी गई है हिमाचल की, एक है शिमला और दूसरी है कुल्लू। अब इसके तहत जो गांव के लेवल पे है, अर्बन लेवल पर जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, उन फैसिलिटीज़ को ईच हाउस होल्ड तक पहुंचाना है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित ज़्यादा इसके ऊपर फोकस था, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना, सीवरेज ट्रीटमेंट करना, जो सीवरेज है उसकी प्रॉपर फैसिलिटीज़ होना। अब ये स्कीम ख़त्म हो गई थी अमृत फर्स्ट, इसीलिए सरकार ने चलाई अमृत 2.0। इसको लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2021 में। टू मेक सिटीज़ वाटर सिक्योर एंड सेल्फ सस्टेनेबल थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। वाटर को
आप देखो वाटर को एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह देखा जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी यानी वाटर एक बार यूज हुआ है तो उसको रीयूज करना है, उसको वेस्ट जो वाटर को फिर से ट्रीट करना है और उस ट्रीट करने के बाद उसको फिर से किसी ना किसी यूज के लिए फिर से उसको ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने हैं, शिमला में लगाए भी गए हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर जो फंडिंग है ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम यानी अगर बाकी स्टेट्स की बात करें तो 60-40 इसकी रेशो है, और अगर हिमाचल क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो इसकी रेशो 90-10 है। 90% सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, 10% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। नेक्स्ट स्कीम इज स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था जून 2015 में, और इसके अंडर इनिशियली जब लॉन्च हुआ था तो हमारी एक ही सिटी ऐड थी, वो थी हमारी धर्मशाला। बट बाद में जो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको भी ऐड कर दिया गया था इस सिटी के अंडर। तो 2 सिटी कौन कौन सी है, जैसे अमृत मिशन के अंडर कौन कौन सी है, शिमला और कुल्लू, वैसे ही स्मार्ट सिटी के अंडर शिमला और धर्मशाला। पहले धर्मशाला ऐड करी गई थी, बाद में ये शिमला ऐड करी गई है। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। जैसे स्वच्छ भारत मिशन गांव के लेवल पर था वैसा ही स्वच्छ भारत अर्बन मिशन है, और इसका सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट कर रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो शहरी आजीविका मंत्रालय है वो इसको लागू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद सेम एम एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री हो रहा है, अगर कहीं पे ओपन डेफिकेट हो रहा है तो उसको रोकना और सिटी को एक हेल्दी और लाइवलीहुड बनाना अच्छे तरीके से हर रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। जैसे एक और स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर ऑल अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी हाउसिंग फॉर ऑल। जो भी गरीब आदमी स्लम ड्वेलर्स, जो स्लम ड्वेलर्स है उनको हाउस दिया जाएगा। जो भी स्लम में रह रहे हैं, अपना पक्का मकान नहीं है, उनको घर बनाया जाएगा। और किस मेथड से, इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी उनकी। अब इन सीटू क्या है, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं और उनको घर बना के दिया जाएगा। जहाँ पे उनकी झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी है, उसी झोपड़ी को तोड़ करके नया घर बनाया जाएगा उसी प्लेस पर। इसको बोला जाता है इन सीटू। ठीक है जी। ओके। बेनिफिशरीज की बात करें तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप्स है या फिर मिडल इनकम ग्रुप्स है, उन सभी को क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी, और ताकि वो अपने हाउस बनाए और हाउस को पब्लिक प्राइवेट PPP जो मॉडल होता है उसके तहत इसको कंस्ट्रक्ट करा जाएगा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग। तो सरकार शहर में पार्किंग को कंस्ट्रक्ट कर रही है। इसके लिए जो रेशो रहेगी 75 रहेगी। स्टेट जो रिस्पेक्टिव कॉरपोरेशन होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है, नगर परिषद है, तो उसका 75% खर्चा तो देगा वो। जो बाकी जो 75 है वो तो देगी स्टेट गवर्नमेंट, और जो 25% है वो देगी कंसर्न्ड अर्बन लोकल बॉडीज़। जो कंसर्न्ड अर्बन लोकल बॉडी होगी वो देगी। नेक्स्ट स्कीम इज अटल श्रेष्ठ शहर योजना। नाम से ही पता चल रहा है, अटल श्रेष्ठ शहर योजना यानी जो शहर है उनको अवार्ड दिया जाएगा, श्रेष्ठ शहर जो सबसे अच्छा काम करेगा। तो इस अवार्ड के तहत जितने भी अवार्ड दिया जाएगा, और कब दिया जाएगा, अटल नाम क्यों रखा है, क्योंकि 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डेट मनाया जाता है क्योंकि 25 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उस दिन फिर ये पुरस्कार दिए जाएंगे, और इस पुरस्कार में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे जो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने सबसे अच्छा काम किया है, जैसे हिमाचल की 5 है, उनमें से फर्स्ट को प्राइज दिया जाएगा आपका दिस मनी, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल है फर्स्ट, उनको फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को, और नगर पंचायत को फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। तो ये अमाउंट तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट स्कीम इज मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना।
शहरी आजीविका यानी लाइवलीहुड गांव के लेवल पर। अब आप ये समझो कि जब कोविड आया तो गांव की और शहर की इक्वल पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी, लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ था। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये मुख्यमंत्री शहरी आजीविका स्कीम चलाई। ये ऐसा समझो आपकी सेम स्कीम है, सेम एज मनरेगा। मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में जैसे इनिशियली पहले 100 दिन का अनस्किल्ड जो लेबर है उनको 100 दिन की गारंटीड रोजगार दिया जाएगा। सेम यहाँ पे भी जो शहर के लेवल पे पॉपुलेशन है अनस्किल्ड पॉपुलेशन, उनको 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये योजना जैसे 16 मई 2020 से लागू करी गई है और सारे के सारे एडल्ट है वो इसके लिए एलिजिबल है अप टू ईयर्स 65। तो एडल्ट से लेके 65 तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए इनको कुछ नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल है जो हमारा मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना, वहाँ पे इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद फिर सरकार इनको प्रोवाइड कराएगी अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज टीसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो टीसीपी को एस्टेब्लिश किया गया है हिमाचल में एचपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के द्वारा। क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो नए नए शहर बन रहे हैं या फिर शहर के बाद जो कॉन्ग्लोमेरेट बन रहे हैं उसको एक इफ़ेक्टिव अर्बनाइजेशन हो, एक सस्टेनेबल और ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो, हर फैसिलिटी अच्छे तरीके से हो। उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने टीसीपी बनाई है और टीसीपी एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। जैसे अभी के टाइम पे 57 प्लानिंग एरिया और 36 स्पेशल जोन में ये टीसीपी काम कर रही है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज रेरा, हिमाचल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये देखता है जो आपका सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी 2020 से। क्यों स्टार्ट किया गया है, क्योंकि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस सेक्टर में जैसे रियल एस्टेट में ज़मीन की बेचना, ज़मीन को लेना, ये सारी की सारी चीज़ें सही तरीके से हो। जो इंडिविजुअल है, जो भी इंडिविजुअल होम बायर है चाहे कस्टमर है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा नाम की अथॉरिटी बनाई गई है। जैसे अभी तक हिमाचल रेरा के अंदर 178 रेरा प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड है और 111 रियल एस्टेट एजेंट 2023 दिसंबर तक फंक्शन कर रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर। तो दोस्तों हमने देख लिया है, मेरा यहीं तक है आप सभी के बीच में। मैंने आपको सोशल सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये 3 चैप्टर कराने थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे और समझ आए होंगे। ओके जी, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।